नमस्कार, मैं आशीष, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। तेज रफ्तार कार पलटी, लोनी थाना क्षेत्र की घटना। नहीं थम रही शहर में चोरियों का सिलसिला, कब निजात पाएंगे शहरवासी चोरी की घटनाओं से। तो खाकी का कहर, एक घायल के पैर का हुआ ऑपरेशन। और नौकरानी पर 65,000 के जेवरात के चोरी का आरोप, साईनगर निवासी रतवा ने दर्ज की शिकायत। तो ये थी आज की सुर्खियां, आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पत्रकार शहर का आईना जनता के सामने रखते हैं, जिससे कुछ सफेदपोश लोग अपना पर्दाफाश होने के डर से उन पर हमला करवाते हैं। आए दिन बढ़ने वाली पत्रकारों पर हमलाओं की घटना को गंभीरता की दखल आज जिला पत्रकार भवन में हुए लोकार्पण समारोह में ली गई। पत्रकार भवन के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों को हौसला बुलंद करते हुए कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाया जा रहा है उसे जल्द ही अमल में करने का आश्वासन भी दिया। आणि आज अनेक वृत्तपत्र जे अमरावतीतनं अतिशय चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी प्रकाशित होतात, यांचाही एक मोठा इतिहास आहे। ते सर्व वृत्तपत्रांच्या इतिहासामध्ये जाणार नाही। त्यातले अनेक संपादक असतील, अनेक मालक असतील, मंचावर मंचाखाली ते उपस्थित आहेत। आणि म्हणून अमरावती हे खरं तर पत्रकारितेचं एक अत्यंत महत्त्वाचं अशा प्रकारचं माहेरघर। अमरावतीच्या माध्यमातून अनेक पत्रकार देशभरामध्ये किंवा महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी गेले आणि त्या ठिकाणी त्यांनी आपलं नाव देखील मोठं केलं। अशा या अमरावतीमध्ये ही एक वास्तू पत्रकारांकरता असावी आणि त्याकरता जागेच्या संदर्भातली काही अडचण होती। आपले प्रवीणजी आणि सगळे लोकप्रतिनिधी अग्रवालजी सगळे मला भेटले होते। ती अडचण आम्ही त्या ठिकाणी सोडवली आणि त्यातनं हे पत्रकार भवन या ठिकाणी निश्चितपणे सुरू झालं आहे। खरं म्हणजे आपण नेहमी असं म्हणतो की पत्रकारिता जी आहे आमच्या लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे आणि लोकशाहीवर अंकुश हा नेहमीच असला पाहिजे, कारण निरंकुश लोकशाही ही लोकशाही राहत नाही। ती निरंकुश लोकशाही ही कुठेतरी तानाशाहीकडे जाते आणि आमच्या माध्यमांनी नेहमीच हे दाखवून दिलेलं आहे की कुठल्याही प्रकारच्या दबावाला कधीही आमची माध्यमं बळी पडलेली नाही। अगदी ज्या काळामध्ये देशामध्ये आणीबाणी लागू झाली त्या काळामध्ये देखील आणीबाणीचा विरोध करून प्रसंगी जेलमध्ये जाण्याकरता देखील आमचे जे काही माध्यम आहेत हे कधी मागे हटले नाहीत। स्थानीय वॉलकट कंपाउंड में अमरावती जिला पत्रकार संघ की ओर से जिला पत्रकार भवन का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। तो वहीं इस दौरान पत्रकार भवन के लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस ने जोर देते हुए कहा कि राज्य में अनेक शातिर दिमाग लोग मात्र पेपर के नाम से रजिस्ट्रेशन कर सरकारी नियमों के तहत लिस्ट पर अपने पेपर के बाद सरकारी विज्ञापनों के लिए ही समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं। ऐसे अखबारों के लिए चेतावनी देते हुए उन्होंने बंद करने की बात भी इस दौरान स्पष्ट की। त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आले आहेत, डिजिटल माध्यम आले आहेत। अलीकडच्या काळात वृत्तपत्रांना देखील एक माध्यम घेऊन चालत नाही। 360 डिग्री अशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारे आपल्या ग्राहकांपर्यंत आणि आपल्या वाचकांपर्यंत पोहोचावं लागतं आणि मला असं वाटतं की या आव्हानाचा सामना देखील मोठ्या प्रमाणात आमची वृत्तपत्र करत आहे। तर म्हणजे हे जे सरकार आहे हे सरकार वृत्तपत्राच्या स्वातंत्र्याला पूर्णपणे त्या ठिकाणी पाठिंबा देणारं सरकार आहे। कुठल्याही प्रकारची बंधनं ही वृत्तपत्रांवर, वृत्तपत्रांच्या पत्रकारांवर असू नये अशा प्रकारचं मानणारं आमचं सरकार आहे आणि म्हणूनच सातत्याने त्या संदर्भात शेवटी हे माध्यम सक्षम होतील। आमचे पत्रकार जर सक्षमतेने, निर्भीडतेने, स्वतंत्रपणे कामकाज करू शकतील तरच खऱ्या अर्थानं ही जे माध्यमाचं स्वातंत्र्य आहे ते स्वातंत्र्य अबाधित राहील आणि म्हणून मोठ्या प्रमाणात निर्णय देखील आपण मागच्या काळामध्ये घेतले। तर पत्रकारांवर हल्ल्याचा विषय असेल त्या संदर्भात कायदा तयार करणारं आपलं सरकार हे पहिलं सरकार आहे। आज आमच्या पत्रकारांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या अंतर्गत आणून कुठलंही त्याच्यावर बंधन न ठेवता त्यांना त्या ठिकाणी त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला मोफत उपचार देण्याच्या संदर्भात राज्य सरकारने निर्णय घेतला। तो निर्णय लागू देखील केला आणि आता आपण जवळजवळ राज्यातल्या 500 हॉस्पिटलमध्ये कुठेही आमच्या पत्रकारांना त्या ठिकाणी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या अंतर्गत त्यांना आणि त्यांच्या परिवाराला आपण उपचार देऊ शकतो, त्यांचे ऑपरेशन्स करू शकतो। हा एक महत्त्वाचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतला।
पत्रकारांना पेन्शनच्या संदर्भात आमचं काम अंतिम टप्प्यामध्ये आहे, त्या संदर्भातली सगळी माहिती मी घेतलेली आहे. मी या निमित्ताने तो इसी दौरान मुख्यमंत्री का काफिला संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन की ओर पहुंचा। यहां पर कार्यक्रम की अध्यक्षता पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने की। काही वेगवेगळ्या प्रकारे काही त्यांच्यावरती हल्ले होतात, हे हल्ले सुद्धा कसे थांबवता येईल या दृष्टिकोनातून माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सगळे पोलीस विभागाला सुद्धा वेगवेगळ्या विभागातून काही गोष्टी सांगून पत्रकारांचे हल्ले सुद्धा सांगण्यासाठी काम केलेलं आहे. जेव्हा शासनाच्या निधीतून आपण 15 लाख रुपये या पत्रकार भवनला दिले आणि या माध्यमातून जवळपास ते पत्रकार भवन बांधत असताना माझ्यासुद्धा एक डोक्यात एक संकल्पना होती की पत्रकार भवन हे विचारासाठी एक पत्रकार भवन झालं पाहिजे आणि या ठिकाणी येणाऱ्या नवीन पत्रकाराला काहीतरी नवीन चालना मिळावी या दृष्टिकोनातून आपण पत्रकार भवन करावं. पत्रकार भवन हे फक्त पत्रकारीसाठी न ठेवता त्यात नवीन जे लोकांचे नवीन जे विचार आहेत, नवीन जी पिढी जी या ठिकाणी येत आहे यामध्ये आपण मोठ्या प्रमाणात पार्टिसिपेट करावं. आज सगळ्यात महत्त्वाचं या महाराष्ट्रामध्ये हे पहिलं एक पत्रकार भवन आहे की ज्यामध्ये महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी भूमिपूजन केले आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी लोकार्पण सुद्धा केलेलं आहे. हा सगळ्यात एक महत्त्वाचा गौरव या ठिकाणी आहे. आज या अचूक पत्रकारितेमध्ये कारण देशामध्ये चौथा स्तंभ म्हणून पत्रकारितेला काम करत असताना आपण महाराष्ट्र शासनाने घेतलेले जे निर्णय आहे, जे महाराष्ट्र शासनाच्या अंत्योदयापर्यंत जे निर्णय आहे हे आपण आपल्या मार्फत पोचावे जेणेकरून शासनाला आणखी एक चांगली मदत होईल अशी मी आपल्याला विनंती करतो. आणि या कार्यक्रमाला माननीय मुख्यमंत्री साहेब आले त्याबद्दल मी आपले आभार व्यक्त करतो आणि सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कार्यक्रम में विशेष रूप से राज्य मंत्री रंजीत देशमुख, सांसद आनंद अडसूल, मराठी पत्रकार मुंबई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ शर्मा, सकाळ एवं साम टीवी के संपादक राहुल गढ़पाले, विधायक सुनील देशमुख, विधायक अनिल बोंडे, विधायक यशोमती ठाकुर, उद्योजक नरेंद्र भारानी समेत अमरावती जिला मराठी पत्रकार संघ के अनिल अग्रवाल सहित सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संचालक राधाकृष्ण मुड़ी, जिलाध्यक्ष अभिजीत वांगर, महानगरपालिका आयुक्त हेमंत पवार, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष जुनेश सूर्यवंशी समेत काफी मान्यवर स्टेज पर उपस्थित थे। पिछले अनेक वर्षों से मराठी क्षेत्र में अमरावती जिला मराठी पत्रकार संघ के भव्य पत्रकार भवन की मांग प्रतीक्षा में थी। इस मांग को लेकर करीबन 1934 से आवाज उठाई जा रही थी। करीबन 2 वर्ष पूर्व अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल ने अध्यक्ष पद की कमान हाथ में लेकर पत्रकार भवन की निर्मित को गति दिलाई। आज ये प्रतीक्षा खत्म होकर शहर में भव्य पत्रकार भवन का निर्माण हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों किया गया। बताने जाने वाली बात यह है कि इसी पत्रकार भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों किया था, जिसका लोकार्पण आज उन्हीं के हाथों किया गया। स्वतंत्र इमारतीत निर्माण झालेल्या पत्रकार भवनाच्या लोकार्पण सोहळ्याचे आजचे आपले उद्घाटक पत्रकारांच्या अति जवळ असलेले आणि ज्यापासून ते मुख्यमंत्री झाले त्या दिवसापासून वृत्तपत्र पत्रकार मालक संपादक त्यांच्या समस्यांची जाणीव ठेवून मग ते पत्रकार विरोधी हल्ला कायदा असो, द्विवार्षिक पडताळणीच्या जाचक अटींना शिथिल करण्याचा विषय असो किंवा आपल्या लहानशा जिल्ह्यासारख्या पत्रकार भवनाच्या लोकार्पण कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहण्याचा विषय असो, अशा सर्व बाबतीत पत्रकारांच्या अति जवळ असलेले राज्याचे मुख्यमंत्री, विदर्भाचा गौरव माननीय नामदार श्री देवेंद्रजी फडणवीस ज्यांच्या अथक सहायतेमुळे, अथक सहयोगामुळे आजचं हा पत्रकार भवन लोकार्पण सोहळा आपण पूर्ण करू शकलो असे अमरावतीचे पालकमंत्री, राज्याचे उद्योग राज्यमंत्री श्री प्रवीणजी पोटे पाटील, मंचावर उपस्थित अमरावतीचे खासदार आनंदरावजी अडसूळ, मुंबई मराठी परिषदेचे केंद्रीय अध्यक्ष आमचे नेते श्री सिद्धार्थ शर्मा, श्री राहुलजी गढ़पाले, ज्या नगरीत हा पत्रकार भवन आज लोकार्पित झाला असे अमरावती नगरीचे आमदार डॉक्टर सुनीलजी देशमुख, डॉक्टर अनिलजी बोंडे, यशोमतीताई ठाकूर
आणि आशियातील सगळ्यात मोठी बाजारपेठ स्थापित करणारे अमरावतीचे युवा उद्योजक नरेंद्रजी भाराणी आणि ज्यांचं जीवन गौरव पत्रकारिता पुरस्कार म्हणून आपण आज सन्मान करत आहोत, त्यांना सन्मानित करून असं वाटते की आपण स्वतः सन्मानित होऊन आलो आहे। असे माझे गुरु, खरी दिवाळी आज आहे। 1964 पासून इथे अमरावतीला स्वतंत्र पत्रकार भवनाची निर्मितीकरिता एक मागणी होती आणि 2 वर्ष अगोदर जेव्हा जिल्हा मराठी पत्रकार संघाचा अध्यक्ष होण्याचा बहुमान मला मिळाला, तेव्हा आपण सगळ्या युवा मित्रांनी शपथ घेतली होती की आपण 2 ते 3 वर्षात स्वतंत्र पत्रकार भवनाची स्वतंत्र इमारत इथे निर्माण करू आणि त्याकरिता सर्वप्रथम आम्ही भाजपचे इथले नेते, आमदार साहेब आणि पालकमंत्री साहेब यांच्या माध्यमानं मुख्यमंत्री साहेबांपर्यंत पोहोचलो। त्यांनी आपल्याला जागा दिली, विशेष बाब म्हणून इथे जागा दिली आणि त्या फंडातून 15 लाख रुपयाच्या फंडातून इथे स्वतंत्र इमारत निर्माण झालेली आहे। मित्र हो, जसं मी म्हटलं, आपल्यासाठी ही दिवाळीच आहे आणि आज आपल्याला मुख्यमंत्री साहेबांना ऐकायचं आहे। आपण आपलेच आहात, आपल्याला सगळ्या गोष्टी माहीत आहे। मागील 3 दिवसापासून वर्तमानपत्रात ज्या ज्या बातम्या छापून येतात त्या माध्यमानं सगळ्यांना आपल्याला माहीत आहे पत्रकार भवनाची। मी फक्त इथे आपल्या सवयीप्रमाणे पत्रकार संघटनेच्या अध्यक्ष या नात्याच्या सवयीप्रमाणे थोडीशी मागणी साहेबांच्या चरणी करणार आहे। मी एक क्षमा मागतो, इथे आपल्या मधात उपस्थित राज्यमंत्री श्री रणजितजी पाटील साहेब पण उपस्थित आहेत, त्यांची क्षमा मागतो, नजर चुकीनं त्यांचं नाव माझ्याकडनं सुटलं। मित्र हो, पत्रकार भवनाची निर्मिती आज झालेली आहे आणि स्वतंत्र पत्रकार भवनात आपण ती फक्त वास्तू न राहू देता पत्रकारांच्या चळवळीचं एक ठिकाण आपण त्याला येणाऱ्या भविष्यात आपण त्याला स्थापित करणार आहोत। पत्रकार भवन झालेलं आहे। आता 3 दिवस अगोदर जेव्हा दिवाळीच्या दिवशी आमची बैठक झाली, साहेबांचा कार्यक्रम कन्फर्म झाला, त्या दिवशी सगळ्यांनी एकमतानं अशी मागणी करायचं ठरवलं की साहेबांनी आता आम्हाला आणखी पत्रकार भवनाच्या वरते आमच्याकडे 700 फूट बांधकामासाठी आणखी जागा शिल्लक आहे। 700 फुटाच्या बांधकामाकरिता लायब्ररीसाठी साहेबांनी इथे आम्हाला आर्थिक मदत। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज, अमरावती। गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के नवसारी स्थित कमलज्योत प्राथमिक स्कूल के परिसर में सोमवार को एक 33 वर्षीय युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार नवसारी स्थित महात्मा फुले नगर निवासी 33 वर्षीय युवक विकास एकनाथ खड़सान का परिवार की ही किसी विवाहिता से अनैतिक संबंध होने की चर्चा थी। बताया जा रहा है कि उस विवाहिता के पति तथा उसकी पत्नी के नाम का उल्लेख अपने सुसाइड नोट में करने से क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। जांच के लिए गाड़गेनगर थाना पुलिस कार्यरत दिखाई दे रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक बार फिर खाकी की बर्बरता सामने आई है। स्थानीय वृंदावन कॉलोनी निवासी तिवारी परिवार के बेटे का परिसर के ही लॉन में जन्मदिन मनाए जाने के दौरान बीती रात 10 बजे डीजे बंद कराने के मामले में गाड़गेनगर पुलिस के 3 सिपाहियों समेत कमांडो पर महिलाओं सहित 10 युवकों पर बेरहमी से पिटाई करने के बर्बरता सामने आई है। हरदम ही विवादों के घेरे में रहने वाली गाड़गेनगर पुलिस के कहर का एक और कामनामा सामने आया है। इस थाना क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी निवासी तिवारी परिवार के बेटे का जन्मदिन एक लॉन में मनाने के दौरान डीजे बंद करने को लेकर गाड़गेनगर पुलिस के 3 सिपाहियों समेत कमांडो ने इस परिवार पर जमकर लाठियां भाजने का आरोप तिवारी परिवार के घायल सदस्यों ने लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी में तिवारी परिवार रहता है। बताया जा रहा है कि इस परिवार के बेटे राहुल का जन्मदिन पास के ही एक लॉन में बीते रविवार की रात मनाया गया, जिसमें तिवारी परिवार के सदस्यों सहित राहुल के दोस्त तथा वर्धा से राहुल की बुआ भी पूरे परिवार के साथ शामिल हुई थी। तिवारी परिवार के अनुसार रात करीब 10 बजे के दरमियान जन्मदिन मनाने के दौरान डीजे भी बजाया जा रहा था। आरोप है कि इस दौरान गाड़गेनगर पुलिस में कार्यरत विजू, संदीप तथा इलियास नामक सिपाही मौके पर जा धमके और डीजे तत्काल बंद करने का फरमान जारी करते हुए कहने लगे कि पुलिस आयुक्त का आदेश है, यदि 10 बजे के बाद डीजे बजाना है तो 5000 लगेंगे। जिसके पश्चात तत्काल डीजे बंद किया गया और राहुल के जन्मदिन मनाने आए उसके दोस्तों ने अपने मोबाइल पर गाना बजाकर नाच गाना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद दोबारा मौके पर पहुंचे तीनों पुलिस सिपाहियों
तथा कमांडो ने उनके पास के डंडों से तिवारी परिवार के सदस्यों सहित यहां उपस्थित अन्य युवकों की पिटाई चालू कर दी, जिसमें राहुल की बुआ सहित उनकी बेटी एवं पिता की धुनाई करने का आरोप किया गया है। बताया जा रहा है कि इस घटना में कुल 9 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, जबकि जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने आए मनीष अहिरे का पुलिस पिटाई में पैर फ्रैक्चर हुआ है, जिसका शहर के एक अस्पताल में ऑपरेशन किया गया। पुलिस के इस कारनामे में जो लोग घायल हुए हैं उनमें सुरजीत कौर, राहुल तिवारी, राजू तिवारी, मनीष अहिरे, सरताज सिंह, नलिनी अहिरे, टीना अहिरे, अर्चना अहिरे, कोमल उके, ज्योति तिवारी, पल्लव जोशी इनका समावेश बताया जा रहा है। मिनिमम 10-15 कॉन्स्टेबल आले, त्यांनी डायरेक्ट लेडीजवर मारायला सुरुवात केली। तेव्हा माझे भाऊ राजू तिवारी यांनी मला वाचवण्यासाठी खूप प्रयत्न केला, त्यांना इतकं अप्रतिम मारलं। पण आम्ही एवढ्या जंगलाने फिरलो, जंगलात फिरलो, त्यावेळेला आम्हाला कोणीच मदतीला आलं नाही। त्यावेळेला आम्हाला कोणी मदतीला आलं नाही। लहान इव्हन 3 वर्षाच्या मुलाला सुद्धा त्यांनी मागून लाठीमार केला, सगळ्यांना लाठीमार केला। आणि मला हे सांगा, पोलीस कशासाठी असतात? आम जनतेला मदत करायला असतात। मग आम जनतेने कोणाकडे जायला? पोलीस लोकांनी असं जर केलं तर आम जनतेने कोणाकडे जायचं? माझा हा प्रश्न सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचा। इस घटना के बाद आज सुबह तिवारी परिवार के सभी घायलों सहित अन्य सदस्य जयस्तंभ चौक स्थित गांधी प्रतिमा के सामने अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आंदोलन पर बैठे, जिसके बाद पुलिस आयुक्त के बुलावे पर सभी सीपी कार्यालय पहुंचे। यहां से सभी घायलों को मेडिकल जांच के लिए इरविन अस्पताल ले जाया गया। इस घटना को लेकर तिवारी परिवार की ओर से ये सभी आरोप लगाया जा रहा है कि महिला पुलिस सिपाही की ओर से तिवारी परिवार की महिलाओं की पिटाई के दौरान मची भगदड़ में कुछ महिलाओं ने जहां भागकर अपनी जान बचाई, तो कुछ महिलाओं के मंगलसूत्र भी इस दौरान गायब हुए हैं। म्हणजे हे आहे प्रश्न पोलिसांना की लाठी म्हणजे चार्ज करण्याचा अधिकार कोणी दिला त्यांना? महिलांना, मुलांना, बाळांना, सगळ्यांना तर त्यांना अधिकार कोणी दिला आहे? रात्री 10-11 वाजता येऊन तुम्ही मारणं हे कितपत योग्य आहे? रात्री 10-11 वाजता बाया पूर्ण कंपाऊंड ओलांडून जंगलामध्ये पळाले अक्षरशः, हे कुठपर्यंत न्याय सांगा मला? आणि मला न्यायच पाहिजे, फक्त बाकी काहीच नाही आहे। रात्री 10 वाजताच्या दरम्यान कोणत्याच लेडीजनी बर्थडेला जायचं नाही का? जर पोलीस लोक आम्हाला प्रोटेक्शन देत नाही तर आम्ही काय बर्थडे सेलिब्रेट करायचे नाही का? बर्थडे सेलिब्रेट लिमिट असते ना। 10 वाजता कोणी काही लेडीजनी काही प्रोटेक्शन मिळालं नाही तर रस्त्याने लेडीज जाणार कुठे? कोणाला हेल्प मागणार? या इस संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष विजय शर्मा ने कहा है कि क्या अंबा नगरी में बिहार और यूपी की तर्ज पर पुलिस प्रशासन का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस का यही रवैया रहा तो शहर की जनता भी इसका जवाब देना जानती है। पुलिस आयुक्त मामूली गलतियों पर जब अपने कर्मियों को निलंबित करती है तो इस मामले में आरोपियों का सत्कार करना चाहिए। इस घटना को लेकर जानकारी मिली है कि पुलिस आयुक्त अपने मातहतों के साथ चर्चा कर पुलिस उपायुक्त तथा सहायक पुलिस आयुक्त को मामले की जांच सौंपेंगे और जांच अहवाल आने के बाद अगली कार्रवाई की दिशा तय की जाएगी। पार्टीला गेलो होतो आम्ही, आम्हाला इन्व्हिटेशन होते तिथे। अचानक म्हणजे 9च्या दरम्यान कॉलेजाच्या दरम्यान दिवशी आम्ही जेवणाची अचानक पूजे डान्स वगैरे करते तर तेवढ्यात म्हणजे पोलीस वगैरे आले, मग आवाज बंद केला। थोड्यानंतर अचानक पुन्हा आले तर एकदम मार थोडीच चालू। आम्ही थाळ्या घेऊन सोडून आम्ही असं पळायला लागलो, लेडीज तिकडे पळून तिकडे पळून। हमारी अवस्था चष्मा तो आखिरकार कब तक खाकी अपना रौब दिखाएंगी ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ हिंदी समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती? अहो हो, कोण आहे ती?
गृहलक्ष्मी गृहलक्ष्मी ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी अहो पण काय केलं तिच्यासाठी म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी आनंद एका स्त्रीचा अगं बाई गृहलक्ष्मी आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार। ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नागपुर से अकोला जा रही कार जिले के लोनी थाना क्षेत्र में उस समय पलटी हुई जब चालक का कार से नियंत्रण छूट गया। इस घटना में कार चालक 19 वर्षीय बेटे समेत उसकी कार में दबने से मौत हो गई। नागपुर से अकोला जा रही एक तेज रफ्तार कार से चालक का नियंत्रण छूट जाने से पलटी कार में दबकर जहां एक की मौत हुई तो दूसरी ओर कार चालक मामूली रूप से घायल होने की घटना सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नागपुर निवासी कल्याणी परिवार आज अपनी कार क्रमांक MH31 CR 5740 से नागपुर से अकोला जा रहे थे, जिसमें कल्याणी परिवार के 4 सदस्य बैठे हुए थे। इसमें इस परिवार के मुखिया कार चला रहे थे तो तभी परिवार जब लोनी पुलिस थाना क्षेत्र से कुछ दूरी पर था तो एक स्पीड ब्रेकर के चलते कार चला रहे कल्याणी परिवार के मुखिया का कार पर से नियंत्रण छूट गया। इस घटना में उनके बगल में बैठा उनका बेटा कार से नीचे जा गिरा और वहीं कार पलटी खा गई, जिसमें कुणाल कल्याणी कार में दब गए, जिससे कुणाल के सिर में गहरी तथा अंदरूनी चोट आई। मौके से गुजर रहे लोगों की मदद से पलटी कार को सीधा किया गया और कुणाल को लोनी के प्राथमिक उपचार केंद्र में लाया गया। डॉक्टरों की सलाह पर घायल को इरविन ले जाया गया, लेकिन इस बीच कुणाल ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मामले की जांच लोनी पुलिस द्वारा की जा रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। घरेलू कामकाज के लिए रखी गई नौकरानी के खिलाफ राजापेट थाना क्षेत्र के साईनगर निवासी राहुल रतवा ने 65,000 की चोरी का आरोप लगाया है। राजापेट थाना क्षेत्र के साईनगर निवासी राहुल सत्यनारायण रतवा की शिकायत पर राजापेट पुलिस ने उनके यहां की नौकरानी को दफा 381 के तहत नामजद किया है। जानकारी के अनुसार विगत 9 से 19 अक्टूबर के बीच घर की साफ सफाई के दौरान नौकरानी ने सुबह से दोपहर के बीच 20 ग्राम सोने की चूड़ियां तथा नगद 500 रुपए, ऐसा कुल 65,000 के माल पर हाथ साफ करने का आरोप है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर में इन दिनों मानो अज्ञात चोरों द्वारा की जा रही घर फोड़ी, मोटरसाइकिल चोरी जैसी वारदातों की बाढ़ आई है। रोजाना बगैर चोरी का दिन गुजरना शायद ही असंभव हुआ है, जबकि आम जनता अपने जानमाल तथा दुपहिया की चोरी कब हो जाए इसे लेकर आशंकित है। गौरतलब है कि पिछले 48 घंटों में शहर के राजापेट तथा फ्रेजरपुरा, गाड़गेनगर, बडनेरा थाना क्षेत्रों में हुई 4 चोरियों की वारदातों में कुल 1,01,445 के नगद तथा जेवरात, दुपहिया सहित अन्य सामानों पर चोरों ने हाथ साफ किया है। हालांकि पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने सभी थानेदारों को आदेश जारी करते हुए रात में नाकाबंदी, पेट्रोलिंग करने के आदेश दिए, जिसे सभी थाना क्षेत्रों के पुलिसकर्मी बखूबी कर रहे हैं। इसके बावजूद शातिर दिमाग अज्ञात चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए चोरी की वारदातों को अंजाम देने में कामयाब हो रहे हैं। यवतमाल के नेर तहसील के किसान उपज मंडी में चल रहे गैरकानूनी तरीके कारोबार का 23 अक्टूबर की रोज पर्दाफाश हुआ। नाफेड की ओर से किसानों के मालों की खरीदारी शुरू न होने से किसानों की अनाज से मंडी भरी पड़ी है। मंडी में अनाज आवक ज्यादा होने के कारण खरीदारी न होने पर मंडी में अनाज रखने के लिए जगह कहीं भी नहीं है। मंडी में अनाज आवक ज्यादा होने के कारण किसानों के माल की कीमत व्यापारी अपनी मनमानी से खरीदारी कर रहे हैं। इस हालत से किसान त्रस्त होकर रास्ते पर उतर आए। इस दौरान मंडी में हाजिर सभी किसानों ने रास्ता रोका आंदोलन छेड़ दिया।
आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार पोवार, थानेदार किनगे, नायब तहसीलदार चिंटू कुंटलवार, इसी के साथ एपीएमसी के सभी पदाधिकारियों ने किसानों की मांगों को मान्य कर उन्हें आश्वस्त किया। इस आंदोलन दरमियान शहर की यातायात 2 घंटे तक बंद रही। आंदोलन खत्म होते ही 2 घंटे तक बंद रही इस यातायात को सुचारू रूप से फिर से शुरू किया गया। हमारे संवाददाता गोपाल उमरतकर, नेर, VCN न्यूज अमरावती के लिए। तो ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का, लेकिन रुकने से पहले फिर एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तेज रफ्तार कार पलटी, लोनी थाना क्षेत्र की घटना। नहीं थम रही शहर में चोरियों का सिलसिला, कब निजात पाएंगे शहरवासी चोरी की घटनाओं से। तो खाकी का कहर, एक घायल के पैर का हुआ ऑपरेशन। और नौकरानी पर 65,000 के जेवरात के चोरी का आरोप, साईनगर निवासी रतवा ने दर्ज की शिकायत। तो ये थी आज की सुर्खियां। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।